Hello everybody, welcome to Analyzer Civil Services. Today we will continue our economy PYQ session. तो आज हम लोग फिर मनी एंड बैंकिंग का ही पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 1 में ना 2011 से 18 तक का डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग 18 से 24 तक देखेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज इकोनॉमी से जो है वो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ में, जो कि मनी एंड बैंकिंग से जो है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ईयर वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑन एन इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं और आप ऑन एन एवरेज देखिएगा ना तो 3 to 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर यूपीएससी आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मोस्ट लाइकली मेजर टू द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें होता क्या है ना कि मनी का डिप्रिसिएशन, मनी डिप्रिसिएट को रोकने के लिए आरबीआई क्या क्या या गवर्नमेंट कौन कौन सा मेजर उठा सकती है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि कर्बिंग इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स, राइट। भाई इम्पोर्ट्स को अगर रोक देंगे, ठीक है, और कर्बिंग इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, भाई ऐसे करेंगे तो फिर तो हमारा एक्सचेंज कम हो जाएगा। एक्सचेंज जब कम होगा तो डिप्रिसिएशन तो और बढ़ जाएगा, डिप्रिसिएशन हाई हो जाएगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत है। हाँ, अगर हमको ये तो हमको हेल्प करता है ना भाई, कि रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हेल्प करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर टू इशू रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। भाई इंडियन बोरोवर टू इशू रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ना कि मसाला बॉन्ड होता क्या है, फिर आप लोग खुद से ही जज कर लीजिएगा क्या है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड क्या होता है कि कोई इंडियन इन्वेस्टर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि इसको आउटसाइड इंडिया जो है ना, इनको वो करता है। रुकिए थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा फॉन्ट, वेट। हाँ, तो आउटसाइड इंडिया को जनरेट करता है, राइट। तो ये जब ये हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि आउटसाइड इंडिया जब इंडियन रुपी डोमिनेटेड जो मसाला बॉन्ड होगा वो जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि फॉरेन एक्सचेंज आएंगे हमारे पास, आएंगे कि नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। भाई ये भी तो सही है, फिर वही बोरोविंग की बात कर रहा है, एक्सटर्नल बोरोविंग की बात कर रहा है, फिर डॉलर आएगा, फिर हमारा रुपी जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट में कह रहा है फॉलोइंग एन एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नोट, यहाँ पे दिया है नोट। तो भाई देखिए, जब मेरा पैसा खुद घट ही रहा है, जब मेरा जब पैसा का वैल्यू घटेगा तो महंगाई बढ़ेगी, राइट। जब पैसा का डिप्रिसिएशन होगा जब, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो हमको एक कॉन्सेप्ट याद है ना कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो हम लोग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टेटमेंट यही वाला गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा सही, चूँकि यहाँ पर नोट बोला है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रही है कि व्हाट हैपेंड। दूसरा क्वेश्चन कह रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ये चारों चीज़ को देख लेते हैं, फिर आप लोग खुद ही कंक्लूड कर लीजिएगा कि इसमें से क्या होगा। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ना, ऐसे जो है ना, ये सर्टिफिकेट जो डिपॉजिट है ना, ये क्या होता है कि मान के चलिए ए और बी है। ए क्या करता है कि ए कोई सामान बी को देना है, मतलब बी कुछ सामान खरीदना चाहता है ए से, राइट। मान लीजिए कि एप्पल्स खरीदना चाह रहे हैं, तो ये जो है ना इनको पैसा नहीं देंगे, रुपीज़ जो है ये नहीं देंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और ये लेकिन एप्पल दे देंगे इनको, और ये क्या करेंगे ना, पे लेटर कॉन्सेप्ट है, पे लेटर कॉन्सेप्ट। अभी आप लोग देखते हैं ना कि जिस तरह से क्रेडिट कार्ड में होता है ना कि पे लेटर वाला, तो ये पे लेटर करते हैं कि बाद में देंगे, ठीक है ना। बाद में कब देंगे, तो इसका टाइम होता है 1 ईयर्स, राइट। क्या होता है, 1 ईयर्स।
1 ईयर्स के बीच में आप कभी भी पैसा दे सकते हैं। और ये कौन सा लोन होता है, क्योंकि ये तो काइंड ऑफ लोन ही दे रहा है ना, ये जो है बी को लोन दे रहा है, तो ये होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन जिसमें कोई कोलेट्रल, अनसिक्योर्ड लोन किसको बोलते हैं, जिसमें कोई कोलेट्रल या मॉर्टगेज नहीं लगता है, राइट। चलिए अब दूसरा में आते हैं हम लोग कमर्शियल पेपर। देखिए ये ज़्यादा इंडिया में यूज़ होता नहीं है, राइट। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। कमर्शियल पेपर क्या बोलते हैं, कमर्शियल पेपर जो है वो कंपनीज द्वारा, कंपनीज जो है ना वो इशू करता है। क्यों इशू करता है, कंपनी इशू करता है भाई, कुछ उनको पैसा की जरूरत पड़ता है तो रेज मनी, ठीक है। और अब देखिए प्रोमिशनरी नोट्स क्या होता है। प्रोमिशनरी नोट्स में है ना, प्रोमिशनरी नोट्स में क्या होता है कि प्रोमिस करता है, प्रोमिस मतलब जानते हैं कि यहाँ पे प्रोमिस लिखा हुआ, प्रोमिस ये करता है कि भाई हम ना आपको कुछ टाइम बाद इतना पैसा देंगे। मान के चलिए फेस वैल्यू, मान के चलिए कि फेस वैल्यू किसी का 100 रुपये है, वो 95 में ख़रीदा, राइट। 5 साल बाद भाई मैं आपको 100 रुपये दूंगा, राइट। तो यही होता है प्रोमिशनरी नोट्स। अब देखिए आता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, राइट। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या कहती है, पार्टिसिपेटरी नोट्स कहती है कि ये जो है ना अनरजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर, याद रखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो क्या करती है, अनरजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर को, अगर मान के चलिए कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडिया के किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्ट करना चाह रही है, राइट। लेकिन वो तो भाई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो वो क्या करेगा ना, वो एक रजिस्टर्ड एजेंट से या आप इन्वेस्टर से, मान लीजिए इन्वेस्टर से वो कांटेक्ट करेंगे, और रजिस्टर्ड इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक्स खरीदेंगे, स्टॉक्स खरीद के इनको दे देंगे। तो यही होता है पूरा प्रोसेस। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द, ये क्या होता है भाई, ये पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है, राइट। देखिएगा ये पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा क्लियर हो गया, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से आते हैं, एडवांसेस क्या होता है पता है, एडवांसेस होता है, इसी को हम लोग लोन कहते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। डिपॉजिट क्या होता है, जो हम और आप पैसे रखते हैं किसमें, बैंक में, देख लीजिएगा इसी में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में भी देख लीजिएगा कि भाई कोई कंपनी में पैसा लगा रहे हैं या स्टॉक्स खरीद रहे हैं या वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो वर्ड से ही जाना आता है। मनी एंड कॉल नोटिस, ये भी काइंड ऑफ एडवांसेस ही होता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि ये भी शॉर्ट ही होता है, शॉर्ट टाइम के लिए। बट एडवांसेस में ना लोन किसी को भी दे सकता है, राइट, इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल, राइट। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें कंपनी इंस्टीट्यूशन के बीच में ही, इंस्टीट्यूशन के बीच में ही होता है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है। तो अब देखिएगा ना कि क्या बोल रहा है कि नॉट एसेट्स, राइट, नॉट एसेट। तो भाई अगर एडवांसेस देगा तो यहाँ से इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल, आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। इन्वेस्टमेंट में देखिएगा तो यहाँ से भी इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। मनी एट कॉल में अगर इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे भी इंटरेस्ट आएगा। तो जब इंटरेस्ट आया तो ये एसेट ही तो हुआ, राइट। लेकिन डिपॉजिट में क्या होता है ना कि डिपॉजिट में इनको इंटरेस्ट इंडिविजुअल को देना पड़ता है, राइट, इंडिविजुअल को देना पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ तो लाइबिलिटी हो गया ना, ये लाइबिलिटी हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डिपॉजिट, बिकॉज डिपॉजिट इज ए लाइबिलिटी फॉर दी बैंक्स, राइट। और ये हम लोग के लिए एसेट, हम लोग के लिए एसेट होता है, उन लोग के लिए वो लाइबिलिटी होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय BBB, मतलब बैंक ब्यूरो बोर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। देखिएगा BBB के बारे में थोड़ा सा जानिए हम लोग। BBB क्या है ना कि एक इंद्राधनुष जो है, इंद्राधनुष नाम से एक स्कीम था, प्लान मानिए ना, प्लान। उसी में ना ये जिक्र किया गया है, ABCD करके, ऐसे CDEFG करके लेके गया है, ठीक है। लेकिन उसमें है क्या ना कि A फॉर अपॉइंटमेंट होता है और B फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ BBB, राइट। और ये कौन इस्टेब्लिश करता है, ये करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी बना सकता है, मतलब किन्हीं को भी, उनको जो अच्छा लगे उनको वो बना देंगे BBB का चेयरमैन, राइट। और ये काम क्या करता है, ये करता है आपका बैंक्स जो है, बैंक्स के जो चेयरमैन होते हैं ना,
उनका अपॉइंटमेंट करता है ये बीबीबी। तो स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, मतलब बीबीबी, राइट। ये और देखिएगा इंद्रधनुष प्लान जो है ना, इंद्रधनुष प्लान, एक बात याद रखिएगा, इंद्रधनुष प्लान जो है ना वो आपका नायक कमेटी था, एक नायक साहब द्वारा एक कमेटी होगा, नायक कमेटी का वो रिकमेंडेशन था कि इंद्रधनुष प्लान बनाया जाए, और वही ये सारा चीज़ें बताए थे। ये सारा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल करके कि क्या था इंद्रधनुष प्लान में, राइट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ सर्विस एरिया अप्रोच, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीड बैंक स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल स्किल डेवलपमेंट। देखिए ये तो स्किल वाला है, ये आपका रोजगार वाला है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और ये क्या है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ क्या बोला, सर्विस वाला बात बोली है। ये सारा सर्विस नहीं है भाई, ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या स्किल्स की बात कर रही है, यहाँ पर काइंड ऑफ कुछ बनाने की बात कर रही है। लेकिन लीड स्कीम में ना एक सर्विस देने की बात करी है। लीड स्कीम होता क्या है, मैंने हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, बट फिर भी आज हम लोग फिर से याद रखिए इसको। लीड बैंक जो है वो 1969 में एक कॉन्सेप्ट आया था, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो गाडगिल एंड बैंकर्स कमेटी द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इसका मोटो क्या था, मोटो था कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में, राइट, आप जाकर के किसी जो अनबैंक्ड एरिया है, अनबैंक्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं ना वो जाकर के अपना ब्रांच खोलेंगे, राइट, अपना ब्रांच खोलेंगे ऐसे करके। इसी को बोलते हैं लीड बैंक स्कीम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर्विस एरिया अप्रोच है भाई, बिल्कुल है, तो ये लीड बैंक स्कीम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in terms of short term credit delivery to the agriculture sector. District central cooperative banks deliver more credit in comparison to scheduled commercial bank and regional। देखिए हम लोग आज से कुछ साल पहले का पीवाईक्यू क्या था, पीवाईक्यू डिस्कशन से देखिए फ़ायदा क्या होता है। उनमें ये कहा गया था कि कौन ऐसा बैंक है, कौन ऐसा जो सबसे ज़्यादा फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देता है, राइट। तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था कमर्शियल बैंक। ऑब्वियसली भाई कमर्शियल बैंक ज़्यादा बड़ा प्लेयर है, वही देगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया आपका गलत, पहला ही, मतलब ऐसे अगर देखिएगा तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा आइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCB इज़ टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो ये जो है ना ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अब जैसे थोड़ा सा ये स्टेटमेंट सही है तो आंसर हो जाएगा आपका ये, राइट। इसमें देखते हैं हम लोग थोड़ा सा पैक्स के बारे में, सॉरी पैक्स के बारे में देखते हैं। पैक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना 1904 में आया था, और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है, अब हम लोग जरा देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, बट फिर भी देख लेते हैं। ये देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें बनाती है, ठीक है। और इसमें 3 टाइप का होता है, एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, एक होता है पैक्स। ये 3 होता है, ठीक है। और ये 3 ही आपको याद रखने का जरूरत है। ये तीनों जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पार्ट है, और ये जो है स्टेट लेके आती है, राइट। कोई गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेके आती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो एक्ट्स है या फिर बैंक्स इस टाइप का, वो है स्टेट्स लेके आती है, ठीक है। हाँ, अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, आई थिंक। नेक्स्ट में चलते हैं। इफ़ द RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट एक्सप्रेशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट डू। देखिए एक्सप्रेशनिस्ट बोल रहा है, एक्सपेंसिस मतलब बढ़ावा देने की बात कर रहा है, बढ़ावा अगर हिंदी में आप देखेंगे तो एक्सपेंड करने की बात कर रही है, एक्सपेंड, राइट। तो एक्सपेंड अगर करेगा तो क्या क्या हो सकता है भाई, इंटरेस्ट रेट जो है घटा देगा, ताकि इंटरेस्ट रेट घटाएगा तभी तो हम जैसे लोग बैंक में पैसा नहीं जमा करेंगे, तब ना मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, एमएस ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बैंक रेट अगर मान के चलिए बैंक रेट घटा दिया या रेपो रेट घटा दिया, तो यह हम लोग जब ये घटा देगा तो क्या होगा कि बैंक लोन ज़्यादा लेगी, और जब बैंक लोन ज़्यादा लेगी तो ये लोन कहाँ पे इन्फ्यूज़ करेगी, हम लोग को इन्फ्यूज़ करेगी, इंडिविजुअल को देगी वो लोन। इंडिविजुअल क्यों देगी, क्योंकि सस्ता दाम में, चीप में देगी, मतलब चीप रेट में। तो तब ना मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो अपने आप इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं कि कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं।
इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। अब देखिए कि स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो जो है SLR जो है, अगर घटा दिया, मान के चलिए अगर ये घटाया तो बैंक के पास पैसा जो है बढ़ ना गया भाई। जब बैंक के पास पैसा आएगा तो ऑब्वियसली लोन वो सस्ता में देगा, चीप रेट में देगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब देखिए MSF क्या है कि MSF में क्या करता है ना कि RBI, बताया था कल, RBI जो है वो बैंक्स को लोन देती है, लोन, और थोड़ा सा रेपो रेट से ज़्यादा रेट में देती है। तो अगर MSF का रेट घटा तो ऑब्वियसली बैंक को लोन सस्ता में मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तब फिर जब लोन सस्ता में मिलेगा तो फिर इन्फ्यूज़ कहाँ करेगा उस लोन को, वो तो इंडिविजुअल को ही करेगा ना, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंक्रीज़ करेगा तो भाई लोन तो घट गया, लोन जब घट गया तो लोन महंगा हो गया, तो इंडिविजुअल के पास लोन गया नहीं तो फिर ऑब्वियसली वो तो एक्सपेंड हुआ नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, जैसे बताया अभी यहाँ पर कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2, सिर्फ यही गलत आंसर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म इंडिया, ठीक है। थोड़ा देखते हैं हम लोग ये क्या होता है। ये होता क्या है कि किसी भी एंटिटी के पास, मान लीजिए आप एक एंटिटी है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने बहुत सारा लोन लिया है, राइट। तो उस लोन को रीपे करने के लिए आपके पास कितनी एबिलिटी है, सीधा ये एबिलिटी को चेक करता है, ताकि रिस्क कुछ ना हो, ताकि रिस्क मतलब ऐसा रिस्क नहीं हो कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो ऐसा करके। तो यही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और जान लीजिएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर जिसका हाई रहेगा ना तो भाई वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है। तो और जिसका अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर कम रहेगा तो इसका मतलब ट्रस्टवर्दी कम है, वो उनके अंदर मतलब एबिलिटी टू रीपे द लोन कम है, राइट। तो हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क, देखिए रिस्क की बात कर रहा है, ऑफ ए फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क अ फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव टू लोन टू, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि द हायर बोरोइंग फर्म्स लेवल इंटरेस्ट रेशियो द वॉस इज इट एबिलिटी टू सर्विस, भाई ये तो उल्टा कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, अच्छा हाँ 1 और 2 आंसर हो जाएगा, 3 तो गलत ही है, राइट। तो ये और ये सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इफ़ यू विदड्रॉ 1 lakhs in cash from demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy। अब भाई बताइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डीडी है। मान लीजिए डीडी में 1 लाख रुपए हम लोग डीडी बनाए, तो भाई 1 लाख डीडी आप अभी जो ही बैंक में पैसा दिए ना, एक इंडिविजुअल मान के चलिए बैंक में पैसा दिया, और ये अब यही इंडिविजुअल कहीं इस डीडी को लेकर के जमा कर देता है, डीडी को किसी इंस्टीट्यूट में जमा कर दिया, मान लीजिए इंस्टीट्यूट में जमा कर दिया, मान लीजिए एनालाइजर में आपने जमा कर दिया, एनालाइजर में आपने जमा कर दिया, राइट। तो जब डीडी एनालाइजर में जमा करता है, एनालाइजर फिर जाएगी बैंक के पास, तुरंत चले जाएगी और तुरंत लेकर के 1 लाख रुपये अपने अकाउंट पे ले लेगी। तो भाई इसमें तो एग्रीगेट डिमांड में, मतलब एग्रीगेट मनी सप्लाई में इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, जितना पैसा इकोनॉमी में पहले था उतना इकोनॉमी अभी भी है, तो ये अनचेंज ही रहेगा, राइट। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका टू लीव इट अनचेंज्ड, राइट। क्योंकि देखिए आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से एक बार बता देता हूँ। मान के चलिए आप लोग डीडी बनाए, किसके नाम से, एनालाइजर के नाम से, एनालाइजर जीएस के नाम से डीडी बनाए। तो आप गए पहले बैंक, राइट, बैंक में गए, बैंक वाले से आप डीडी लिए, आपको डीडी दिया, फिर डीडी आपने बैंक एनालाइजर को जमा किया, फिर एनालाइजर जो है उस डीडी को लेके बैंक में दिया, और ये जाकर के कैश यहाँ पे आ गया, राइट। तो इसमें चेंज कहाँ हुआ, वही पैसा है ना भाई, 1 लाख रुपए तो वही है, इसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं हुई, तो फिर ये कैसे बढ़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन और पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया, राइट। अब देखिए ये कह रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आने वाला होगा तो कौन ऐसा पॉलिसीज़ है जो कुछ इम्यूनिटी दे सकता है इंडिया को।
तो ऑप्शन कह रहा है नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसलिए सही है कि भाई नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरोइंग। भाई अगर शॉर्ट टर्म आएगा तो फिर तुरंत निकाल भी लेगा। जब निकाल लेगा तो भाई फाइनेंशियल क्राइसिस मेरा ख़त्म कहाँ हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस तो और बढ़ जाएगा। कि अभी मान के चलिए 1 महीना पहले पैसा डाला, 1 महीना पहले उन्होंने इन्फ्यूज़ किया पैसा, और उसके बाद 1 महीना बाद उन्होंने पैसा लेके चले गया, तो भाई इसमें तो मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस में और भी बुरा हाल हो जाएगा मेरा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। ये स्टेटमेंट सही है भाई, फॉरेन बैंक खोलेंगे तो एक्सचेंज रेट आएगा, एक्सचेंज रेट भी तो आएगी, तो ये सही है। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, राइट। ये भी स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा तो सही है, राइट। लेकिन याद रखिएगा क्या बोला है, मोस्ट लाइकली टू गिव। मोस्ट लाइकली भी आप देखिएगा तो ये हमको तो करना ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सिर्फ ये वाला आंसर। क्योंकि भाई वो शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग ले करके, शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग ले लिए हम, शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेके क्या हो जाएगा मेरा, फिर हमको तो वापस करना ही है ना भाई, राइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर। देखिए ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं कल भी ऐसे ही करके छोड़ा हूँ एक क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन था पिछले बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट, इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूछा है यूसीबी के बारे में, ठीक है। यूसीबी के बारे में जब पूछा है तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि यूसीबी आया कैसे। यूसीबी आया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में ये रजिस्टर्ड हुआ। क्या हुआ, रजिस्टर्ड, राइट। लेकिन इनको रेगुलेट कौन करता है, तो भाई रेगुलेट करता है इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक अमेंडमेंट आता है इसी में, बैंकिंग रेगुलेशन में, बैंकिंग एक्ट 2020, जिसमें आरबीआई को कंप्लीट पावर दिया जाता है रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, राइट। अब उसके बाद देखिएगा कि यूसीबी का जो मेंबर होता है ना, यूसीबी का जो मेंबर होता है वो क्या होता है, यूसीबी का कौन मेंबर होगा ये आरबीआई द्वारा डिसाइड किया जाता है, नॉट स्टेट। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो स्टेट द्वारा बनाया जाता है, स्टेट बनाता है, राइट। बट यूसीबी का जो मेंबर होगा वो आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। और याद रखिएगा आप कि इसमें एक कमेटी, इस मतलब यूसीबी से रिलेटेड एक कमेटी है जिसको हम लोग विश्वनाथन कमेटी बोलते हैं, जो कि यूसीबी का 4 टियर प्लान दिया था, 4 टियर प्लान दिए थे, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और एक फैक्ट क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस में, अगर ये पूछ सकता है कि सबसे पहला यूसीबी कहाँ बना था, क्या था उनका नाम, तो उनका नाम था कंजीवरम। और ये कब बना था, 1904। कहाँ था ये, मद्रास में बना था, मद्रास में, राइट। तो अब ऑप्शन में आते हैं हम लोग। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड। भाई कैसे, ये तो आरबीआई करते हैं, ठीक है। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर। देखते हैं क्या होता है। दे वेर ब्राउट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इतना थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल भाई सही है, 96 ऐसे किया था। लेकिन रेगुलेशन के बाद ना फिर आरबीआई, उसके बाद अब तो आरबीआई रेगुलेट करती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये क्या बोला है कि अभी रेगुलेट करने की बात नहीं करी, ये बोल रहे हैं कि दे वेयर ब्राउट अंडर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इक्विटी एंड शेयर भी ये कर सकता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 2 और 3। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा कह रहा है सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई। यहाँ वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज इज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, राइट। देखिएगा एक बार ध्यान से सुनिएगा ना कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई का जो गवर्नर है ना, वो किनसे, आरबीआई एक्ट 1934 में बोला गया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाएगा। और कैसे अपॉइंटमेंट होता है मैं बताता हूँ। एक बॉडी है
FSRASC, ये है ना कैबिनेट। आप IAS बन के जब आपका हायर रैंक होगा ना, IAS का जो हायर रैंक है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, वो इसको हेड करते हैं, राइट। और यही अपॉइंट करते हैं RBI गवर्नर को, ठीक है। और RBI गवर्नर के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं कि RBI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि RBI को पहले ये सबसे जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बताते हैं। इंपीरियल बैंक बोलते थे, फिर हो गया RBI, लेकिन ये प्राइवेट थी, फिर होकर के RBI नेशनलाइज्ड हो गई, राइट। ये सब तो हम लोग जानते हैं, नेशनलाइज हुई थी 1949 में, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन देखते हैं अब। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू राइट टू इशू डायरेक्शन। देखिए ये स्टेटमेंट सही है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये RBI का जो एक्ट है ना 1934 वाला, उसके थ्रू पावर ड्राइव होता है कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट में RBI को डायरेक्शन दे सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि द गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम RBI एक्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 and 3 ओनली, समझ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये स्टेटमेंट जानते हैं, एकदम वन लाइनर है। कौन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है भाई? तो RBI करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वैसे हम लोग देखिए इन्फ्लेशन का जब टॉपिक आएगा ना, इन्फ्लेशन का जब टॉपिक आएगा तब हम लोग अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे कौन क्या कैसे करता है, राइट। तो अभी इसलिए हम इसको अभी डिस्कस भी नहीं कर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा कि BBB से क्वेश्चन था, ऑप्शंस था BBB में, याद है आपको? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ऑप्शंस, UPSC का ऑप्शंस क्यों जरूरी है पता है? अब वहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ था BBB, और फिर से BBB में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ BBB। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया हमने कि चेयरमैन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और किसी को भी अपॉइंट कर सकती है, किसी को भी, जिनको उनका मन होगा उनको अपॉइंटमेंट कर देगी। उसके बाद है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी कर देती है, मतलब उनको इकोनॉमी का ज्ञान होना चाहिए, उनका इकोनॉमी के थ्रू नॉलेज होना चाहिए, मतलब। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है BBB रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, बिल्कुल करते हैं भाई। BBB हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 and 3। ये बिल्कुल स्ट्रेटजीज तो डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करते हैं, रेजिंग कैपिटल फंड प्लान भी बनाते हैं, तो सारा बनाते हैं। तो और आपको याद है ना कि ये BBB प्लान जो है वो कौन लेके आया था? वो थे नायक साहब की कमेटी और इंद्राधनुष प्लान, देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA ICRA इज ए पब्लिक लिमिटेड कमिटी। ब्रिक वर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट एजेंसी। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता क्या है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नाम से ही आप लोग देखते होंगे कि भाई किसी भी पर्टिकुलर बैंक के पास वो क्रेडिट रेटिंग कैसा है, मतलब वो क्रेडिट अगर देते हैं तो किस टाइप का देते हैं, कैसे देते हैं, मतलब ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नाम से ही आपको पता चल गया होगा। तो इसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करता है भाई इसको सेबी, ठीक है। कौन करता है रेगुलेट? सेबी। और सेबी, जब सेबी आ ही गया है तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये थोड़ा स्टेचुरी बॉडी है और 1992 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जुडिशियल, क्या बोलते हैं उसको, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है, राइट, सेबी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल में कौन कौन सा क्रेडिट एजेंसी काम करती है। इंटरनेशनल में है ना मूडी, इस नाम से काम करती है एक एजेंसी, और एक काम करती है आपका मूडी के बाद आपका एक काम करती है फिच। ये नाम भी थोड़ा सा इतना याद रखना भी मुश्किल होता है, फिच। और अपना इंडिया में कौन कौन काम करता है पता है आपको? इंडिया में काम करता है ब्रिक वर्क,
उसके बाद काम करता है आपका ICRA, उसके बाद आपका काम करता है CRICSIC कृषिक, उसके बाद काम करता है आपका SMERA समेरा। ये सारा काम करता है अपना इंडिया में। इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, द इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है, यहाँ तो से भी होता है, से भी होता है। अब भाई ये भी तो सही है, चूँकि यहाँ पे देख लीजिए आप, ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी इंडियन क्रेडिट, ये भी सही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, 2 और 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहता है, इफ द रूपी इज रेपिडली डिप्रिसिएटिंग RBI इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। थर्ड कह रहा है, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द USA और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस RBI टू बाई डॉलर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब हमको एक चीज़ बताइए आप कि इन्फ्लेशन जब बहुत हाई हो गया, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो क्या RBI सिक्योरिटीज़ बाई करेगी? मतलब अगर बाई करेगी तो पैसा इन्फ्यूज होगा, मतलब रुपीज़ जो है मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन तो और बढ़ेगा भाई। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है अपने आप, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर एलिमिनेट, अच्छा मुझे एक बात याद आई अभी, अगर इसको एलिमिनेट करते हम लोग तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे, बट एलिमिनेट करना नहीं, प्रॉपर 100% देखना है। इफ़ द रूपी इज़ रैपिडली डिप्रिसिएटिंग RBI इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। फिर वही बात हो गई कि अगर पैसा भाई मान के चलिए कि डॉलर कम होगा तभी तो अपना इंडियन रुपी जो है, इंडियन रुपी डिप्रिसिएट करेंगे, राइट। क्योंकि जब डॉलर कम हो जाएगा तो लोग इंडियन रुपीज़ में वो करने आएंगे, मतलब जब डॉलर कम हो जाएगा तो इंडियन रुपीज़ से जो बाई करेंगे डॉलर को तो महंगा में करेंगे, काफ़ी 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 कॉस्टली पड़ेगा ना। जब कॉस्टली पड़ेगा तो डिप्रिशिएट हो गया। मान लीजिए कि अभी $50 है मार्केट में, आपको मिल रहा है ₹80 के भाव से, लेकिन अगर ये $10 हो गया तो अब तो मिलेगा आपको ₹120 के भाव से। तो भाई मनी तो डिप्रिशिएट ही नहीं हुआ, इंडियन पैसा तो डिप्रिशिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, राइट। इफ़ द रूपी इज रेपिडली डिप्रिसिएटिंग RBI इज लाइकली टू सेल, मतलब सेल कर देगा भाई, मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाएगा डॉलर। जब मार्केट में डॉलर जब आ जाएगा ज़्यादा, मान लीजिए कि 50 है अभी, और RBI डॉलर जो अपने पास रखती है वो कर दी सेल, तो जब सेल करेगी तो यहाँ पे अब तो 100 हो गया, डॉलर 100 हो गया तो डिमांड अपना डिप्रिसिएटिंग जो मनी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। मतलब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। अब थर्ड ऑप्शन देखिएगा, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द USA और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस RBI टू बाई डॉलर्स। भाई देखिए वहाँ पर मान के चलिए इंटरेस्ट रेट घट गया, राइट। कहाँ पे? USA में। USA में अगर इंटरेस्ट रेट घट गया तो हम लोग क्या मतलब डॉलर्स को परचेज नहीं कर सकते हैं। अब मान के चलिए कोई भी इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो उसका प्राइस फॉल होता है कि नहीं होता है? होता है प्राइस फॉल, क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में डॉलर्स। तो हम लोग जब अगर बाई करेंगे तो हम लोग सस्ता पड़ेगा कि नहीं? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देखिए हम लोग इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते थे, बट ठीक है, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन कह रहा है, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि इन द पास्ट पेंडेमिक, मतलब कोविड जो आया था तो बहुत सारा सेंट्रल बैंक जो है ना वर्ल्ड वाइड में इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया था। पता है क्यों? इंटरेस्ट रेट को इसलिए हाइक किया था ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके, ठीक। दूसरा कह रहा है कि स्टेट में सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। ये स्टेटमेंट सही है, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ये। असल में है क्या ना कि सॉरी फॉर द मतलब थोड़ा सा सफाई वाले भैया जो है ना, सफाई वाले भैया बेल बजा दिए तो थोड़ा सा
चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे थे। इन द पास्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट। देखिए अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा तब तो मनी सप्लाई घटेगा मार्केट में, मनी सप्लाई घटेगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, राइट। पैसा ज़्यादा रहेगा तब ना इन्फ्लेशन ज़्यादा आएगा भाई। पैसा मान के चलिए आपके पास 100 से की जगह 200 रुपये होगा तो आप ज़्यादा दाम में सामान खरीदेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ऐसे करके आप, अगर आपका बेसिक ठीक है ना तो आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, राइट। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ही होता है कि ऑपरेशन टाइप का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में कल बताया था मैंने, सेल एंड बाई सिक्योरिटीज़, राइट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा सही। इसमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ही आप जानते होंगे क्या होता है, चीरफाड़ करना मान लीजिए ना, तो वैसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू फाइनेंशियली deprived people, right? In an SHG, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. थर्ड कह रहा है द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट्स SHG, राइट। तो देखते हैं थोड़ा सा SHG के बारे में। SHG जो है ना, ये है ना आपका एक इलाबेन भट्ट नाम के एक थे, वो सेवा नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था, राइट। तो सेवा का क्या फुल फॉर्म होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ठीक है। और ये RBI या स्टेट बैंक के थ्रू नहीं बल्कि नाबार्ड के थ्रू इनिशिएट हुआ था। और ओरिजिनली इनिशिएटेड तो जानते ही आप कैसे हुआ था, वो तो इलाबेन भट्टी की थी, राइट। तो इन SHG दूसरा स्टेटमेंट है ऑल मेंबर ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्न, ये बात सही है। द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट SHG, ये भी स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक भी करता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट तो करता है ना SHG को भाई, नाबार्ड व्हाट्सअप करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सही। और ऐसे अगर देखिएगा तो ऐसे ये गलत हो गया, ये गलत है, ये सही है और ये सही है, राइट। क्योंकि यहाँ पर स्टेट बैंक होगा नहीं, आप जानते हैं इलाबेन भट्ट जी द्वारा सेवा नाम से शुरू किया गया था, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड यार यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स हुआ है, कोई नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 2। अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, द मीडियम एंटरप्राइजेज are those with investment in plant and machinery between 15 crore to 25 crore. All banks loan to micro, small, medium enterprises qualify under the priority sector. देखिए क्या बोला है, MSMED 2006 यही बोला है ना। इसमें क्या था ना सीन, माइक्रो के लिए था कि इक्विपमेंट जो है ना, इक्विपमेंट आप 1 करोड़ का ले सकते हैं और टर्न ओवर 5 करोड़ तक का होगा, माइक्रो में था ये। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा स्मॉल में सेम इक्विपमेंट कितना था, 10 करोड़ और टर्न ओवर कितना था, 50 करोड़। उसके बाद मीडियम में क्या, इक्विपमेंट कितना था, 50 करोड़, टर्न ओवर कितना था, 250 करोड़। ये था इनका क्राइटेरिया। अब देखिए इसमें कोई क्राइटेरिया में बैठ रहा है। अकॉर्डिंग टू द माइक्रो MSMED Act 2006, द मीडियम एंटरप्राइजेस एंड दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ टू, भाई यहाँ पर क्या बात कर रहा है, मीडियम एंटरप्राइजेस। और मीडियम क्या है, मीडियम तो यहाँ तक बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और उसके बाद आता है ऑल बैंक लोन्स टू माइक्रो स्मॉल। देखिए आपको पता होगा PSL में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी RE में, एजुकेशन में, एक्सपोर्ट वाले इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर हो गया। तो ये सारा जो फील्ड है ना,
ये सारे फील्ड में आपको लोन देना होगा, राइट। तो आप ये सब में देख लीजिए कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री में आता है कि नहीं आता है, राइट। तो अगर आप देखिएगा जैसे वीकर सेक्शन भी एक है इसमें से, अभी याद आया, वीकर सेक्शन भी है एक, और एमएसएमई भी है, राइट। यही तो इम्पोर्टेंट था, एमएसएमई भी है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सही, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। एंड दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। ये क्या है? अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम्ड। हाँ, तो ये प्रोग्राम्ड हो सकता है भाई, ये प्रोग्राम्ड हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और स्विफ्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं ना, एक पेमेंट सिस्टम है, इंटरनेशनल, आप मान लीजिए इसको इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, और अभी हाल में रसिया को ब्लॉक कर दिया गया है, समझ गए। स्विफ्ट सिस्टम में क्या होता है, एक अगर आप देखेगा ना पेमेंट सिस्टम में क्या है ना कि मैसेजिंग है ये, मतलब मान के चले इंडिया यूएसए को पेमेंट किया, राइट। तो जो ये पेमेंट के प्लेटफॉर्म है, तो स्विफ्ट क्या करती है ना, यूएसए को बताती है कि आप पेमेंट आ चुका है, और इंडिया को भी बताती है कि पेमेंट जा चुका है। तो यही है स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। देखिए सिंडिकेटेड में क्या होता है ना, ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है, वो इन्वेस्ट मतलब वो लोन देते हैं। तो हमको ये बताइए कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल हमको 100 रुपये लोन दिए और हम उसको डिफ़ॉल्ट, और मैं उनको अगर कर दिया डिफ़ॉल्ट, मैं पैसा दिया ही नहीं, तो ये 100 रुपये जो मैं नुकसान किया, तो ये सबका ना नुकसान किया भाई। तो ये स्प्रेड होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन क्या होता है पता है? मतलब इसको स्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है क्या? हो सकता है ना कि भाई हम मेरे पास 100 रुपये आप मुझे दिए थे, भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं 2 महीने बाद आपको दूंगा, 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, इंटरेस्ट ऐसा। तो ये जो स्ट्रक्चरल वाला सिस्टम है ना, स्ट्रक्चर मतलब करना इंटरेस्ट को या लोन को स्ट्रक्चर कर देना फिर से, तो ये उसमें है। लेकिन यहाँ क्या बताया, कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी। क्या करिए, इट इज़ ए सॉवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी। ये स्टेटमेंट तो आपका भाई सही है, ठीक है, बिल्कुल आरबीआई निकाला है, सॉवरेन करेंसी है, वही सॉवरेन करेंसी है वो, और डिजिटल रूपी तो जानती है भाई आरबीआई निकालती है। इट अपियर्स एज ए लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। लाइबिलिटी है, बिल्कुल लाइबिलिटी ही है ना भाई। इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। अरे भाई किसी पैसा का डिजाइन से कैसे इन्फ्लेशन रुक जाएगा यार? तो ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक। ये तो भी सही है, क्योंकि डिजिटल रुपये का मतलब क्या है, क्रिप्टो करेंसी को रोकने के लिए तो हम लोग डिजिटल रुपये लेके आए, डिजिटल रुपये। इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई कि बिना कैश का, बिना कोई मतलब आप क्या समझते हैं, कोई भी मतलब ऐसा कोई क्या कहेंगे, व्हाट यू कॉल, मतलब कैश वैश कुछ नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, मतलब इनविजिबल होगा, बट पैसा रहेगा आपका अकाउंट में, समझ गए ना। आप उससे सब कुछ खरीद सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप बैंक में इसको रखेंगे पैसा, तो वो तो लाइबिलिटी हुआ ना बैंक के लिए, क्योंकि बैंक को फिर आपको पे करना होगा, जब आपको जब मन करेगा निकालने का, तो आपको भाई बैंक को देना होगा आपको, तो ये लाइबिलिटी भी है, तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा ये। अब देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडोज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तीसरा कह रहा है इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट्स। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग NBFC। NBFC जो है ना, वो कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू बना था, राइट। और इसमें डिपॉजिट जो है ना, डिपॉजिट जो है
12 मंथ से 60 मंथ के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 11 मंथ के लिए जमा करेंगे और ले लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 12 से 60 मंथ, नॉट लेस देन 12 मंथ एंड नॉट मोर देन 60 मंथ, राइट। और इसको जो है बैंकिंग लाइसेंस जो है ना, लाइसेंस नहीं मिला है, बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला है। उसके बाद अगर आप इसको देखिएगा तो एक होता है क्रेडिट गारंटी, वो जानते हैं ना, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो होता है ना, ये एनबीएफसी को प्रोटेक्ट नहीं करती है, एनबीएफसी को प्रोटेक्ट नहीं करती है, राइट। और ये रेगुलेट कैसे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट एंड आरबीआई, ये दोनों के द्वारा ये होता है ऑपरेट। तो इसमें आते हैं हम लोग आंसर में। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा है कि इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड, ये भी स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल है भाई। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये भी स्टेटमेंट सही है। देखिए ये सारा हम लोग एक्सचेंज वाले में देखेंगे, सिक्योरिटी मार्केट में हम लोग सारा ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे होता है, ये सारा हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, राइट, जैसे कि कैपिटल मार्केट में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द रूल्स imposed by Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement, ठीक है। क्या कह रहा है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको लग रहा है ऐसा होगा, देयर इज नो, क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है। फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल। देखिए इसमें ना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है, कोई कहीं पे किसी आंसर की में, क्योंकि यूपीएससी का आंसर की तो आई नहीं है अभी, किसी आंसर की में इसमें दिखा रहा है कि ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन किसी में दिखा रहा है कि ये सही है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको स्टार कर देता हूँ। इस थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना, उसका आंसर होना चाहिए बोथ, ठीक है। एटलीस्ट बोथ नहीं, ओनली ए होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया है क्या कि 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल, एटलीस्ट 50%। तो ऐसा नहीं है, मोर देन 50% होना चाहिए मेरे ख्याल से, मोर देन 50%। तो देख लेंगे अब नेक्स्ट ईयर जब यूपीएससी का आंसर क्या आएगी तो देखना पड़ेगा। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, पहले ही बता देता हूँ, तो इसलिए मैं इसमें आप लोग देख लीजिएगा खुद से रिसर्च करके इसमें। तो चलिए फिर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, वाह क्या बोला है, CBLO आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। देखिएगा ना, CBLO जो है ना वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, और ये ओवरनाइट होता है, ओवरनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो भाई तो मनी मार्केट के ही जुड़ा हुआ लग रहा है, राइट, क्योंकि मनी मार्केट में ही सब होता है, ओवरनाइट, शॉर्ट टर्म लोन एंड ऑल दिस। चलिए हो गया हम लोग का क्वेश्चंस, हम लोग सारे बैंकिंग कंप्लीट बैंकिंग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्फ्लेशन और भी जितने सारे टॉपिक्स है वो सारे हम लोग देखेंगे। तो चलिए, और हम लोग का लास्ट में बीपीएससी का एक चैनल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इकोनॉमी में तो जितने सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट ये आपको सारे मिल रहे हैं, PYQs का एनालिसिस मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो डेट है वो 70 नवंबर है, और हम लोगों ने, पता है इंटरेस्टिंग बात, ये हम लोगों ने ना आज से 10 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई 17 को ही होने जा रही है एग्ज़ाम। और गजब बात ये है इसमें ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें वैकेंसी मोर देन, जैसे लोग बता रहे हैं पेपर्स में आ रहे हैं, ये मोर देन 1300 वैकेंसी आएंगे। तो देखिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को भी, एनालाइजर GS लिखिएगा आपको ऐसे करके आएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए।
और हम लोग का टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और देखिए इसको ना शेयर कीजिए। इतना डेप्थ आपको ना, इतना डेप्थ एनालिसिस मुझे नहीं लगता है। मैं सारा यूट्यूब्स में देखा हूँ, सारे सभी के वीडियो देखा हूँ, क्या होते हैं आंसर बताते हैं निकल लेते हैं, आंसर बताते हैं निकल लेते हैं, मतलब इतना डेप्थ नहीं आते हैं, राइट। तो डेप्थ के लिए आप इसको फॉलो कीजिए। थोड़ा सा हम लोग का भी क्या बोलते हैं उसका, थोड़ा सा हिम्मत हम लोग का भी और बढ़ेगा। हम लोग को थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा एनर्जी भी आएगी, राइट। तो फिर अपना चलते हैं, अब वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड पेशेंस। थैंक यू।